गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका। वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम एक बहुत छोटा टॉपिक देखने जा रहे हैं, पर ये आपकी हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ फीमेल ऑर्गेनाइजेशंस, महिलाओं की कुछ संस्थाएं थी, उनका क्या रोल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। स्वागत है आप सबका ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, हम आज इस क्लास के अंदर फीमेल ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल रहा इंडिया के अंदर, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। इसके साथ साथ हम कुछ इवैल्यूएशन पार्ट भी करेंगे कि सर अगर रोल ऑफ विमेन है, महिला अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो ये क्यों यूनिक क्यों है, ऐसा नायाब क्या है इसमें, क्या रोल रहा, राइट। सो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस। आप सबके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा अलग क्या था, ऐसा नया क्या था। एक्चुअली हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं फीमेल्स की पोजीशन ऋग्वैदिक काल में एक बहुत ऊंचे स्तर पर रखी जाती थी, पर समय समय पर धीरे धीरे इन फीमेल्स की, विमेन की पोजीशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई है। महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर कर दी गई है। इसका एक बहुत ही बड़ा सबूत ये इस बात से आप देख सकते हैं कि देश के अंदर सती प्रथा जैसी एक बहुत बड़ी कुरीति, सती सिस्टम, सती प्रथा जिसको कहते हैं, सती जैसी बहुत बड़ी एक कुरीति थी। और इसके अलावा विडो रीमैरिज, विधवा हो जाती थी महिलाएं तो उनकी शादी नहीं होने देते थे, विडो रीमैरिज। और उसके अलावा विडो रीमैरिज के बाद चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, वेलकम विकास, वेलकम। बैच sorry, this session is in Hindi, I mean bilingual format में ये session, but मैं English में भी I'll try to explain as much as possible, right? The situation of females were not very good in our country. They were living in a very downtrodden manner, right? Various steps were brought for the protection of women in the country. Few names are there, कुछ चुनिंदा नाम है और बहुत महान नाम है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका। सो वेरियस लेडीज हैड पार्टिसिपेटेड इन इंडिया, वेरियस लेडीज हैव पार्टिसिपेटेड इन इंडिया। बहुत सारी महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर अपना रोल प्ले किया है। दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द इंडियन हिस्ट्री so as to have a better position of women in the Indian society. तो दोस्तों, ऐसी ही विमेन, ऐसी महिलाओं का दो तरीके से रोल रहा। एक है इंडिविजुअल रोल, जैसे मैं अभी रानी झांसी के बारे में बता रहा हूं, वो उनका व्यक्तिगत कार्य है, इंडिविजुअल रोल। और ऐसे ही एक है आपका कलेक्टिव रोल, सामूहिक। इंडिविजुअल के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है देखने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडिता रामाबाई रानाडे। बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ये देखने के लिए। पर सर इंडिविजुअल तो बहुत है, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या है, जो कि आज की क्लास का टॉपिक है, और ये सामूहिक होगा, लिख हो गया पता नहीं क्यों, सामूहिक होना चाहिए, राइट। सो मुद्दे की बात यह है, मेन पॉइंट आपका, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जानेंगे उन सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, महिलाओं की संस्था के बारे में,
जिन्होंने इंडिया के अंदर, किरण बेदी तो यार आज़ादी के बाद है, किरण बेदी हिस्ट्री में कहाँ से आ गई? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कैसे आ गई किरण बेदी यार? वो तो आज़ादी के बाद है। तो प्लीज़ ऐसे एग्जाम्पल ना दीजिए। अब आपके हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले हम कुछ इंडिविजुअल रोल्स देखेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होने वाला है, बस मैं आपको आइडिया के लिए, एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ कि कैसे विमेन का रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, राइट। फिर विमेन ऑर्गेनाइजेशंस पे हम चलेंगे, जो कि आज का मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, मेन टॉपिक है, विच इज द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। ऑलराइट, दैट वी विल लुक आफ्टर दिस। लेट्स क्विकली सी, हम देखते हैं फटाफट। देखो, रानी लक्ष्मीबाई जिनकी झांसी उनसे छीन ली गई थी, बनारस के अंदर इनका बर्थ हुआ था मणिकर्णिका के नाम से, राइट। हर पेरेंट्स वर महाराष्ट्रियंस, अल्टीमेटली ये बनारस में रहते थे। इनसे डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं, यहां लिख देते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, जिसको चूक का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, राइट। आजादी से पहले की बात चल रही है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान की बात चल रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर कोई किंग है, राजा, और वो चाइल्डलेस रह जाते हैं बिना किसी औलाद के, ठीक है, राइट, हु इज चाइल्डलेस, द किंग इज देयर हु इज चाइल्डलेस, in such a scenario they have to adopt a child. This adopted child will not be accepted by the Britishers as they are not from the same bloodline. अंग्रेज अस्वीकार करते थे अगर किसी दत्तक पुत्र को गोद लिया जाता था। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। She adopted a child. Britishers refused to recognize it. अंग्रेजों ने मान्यता देने के लिए अस्वीकार कर दिया रानी लक्ष्मीबाई के इस कार्य को, और अल्टीमेटली रानी लक्ष्मीबाई से बोला गया अब अपनी झांसी, जो उनका किंगडम था, which she was ruling because her husband has passed away, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनके राजा जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने तांत्या तोपे और काफ़ी सारे लोगों की सहायता से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। अल्टीमेटली ह्यू रोज, राइट, द पर्सन हु डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई, द पर्सन हु डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उन्होंने हराया रानी लक्ष्मीबाई को और ये बात बोली कि जब उनकी जहाँ पे बॉडी थी, जहाँ पे उनको डिफीट किया गया था, तब ये बोला कि हेयर लेज अ वुमन हु इज द ओनली मैन अमंग्स द रेबल। यहाँ पे एक महिला है जो कि इकलौती मर्दानी थी पुरुषों के बीच में, पुरुषों के बीच में। ह्यू रोज उनका नाम था, ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को क्लेवर, चतुर के तौर पे डिस्क्राइब किया था, राइट। दैट्स वाई, ये रीजन था, एंड दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई इन इंडिया women got at later on great inspiration from रानी लक्ष्मीबाई। ओके, ह्यूज रोज नहीं था भाई, ह्यू रोज था। ह्यूज रोज तो नहीं होता, इट्स हिज नेम वॉज नॉट ह्यूज, इट वॉज ह्यू। ह्यूज रोज से तो मतलब ही कुछ और बन जाएगा, ठीक है, इट वॉज ह्यू रोज। इसी प्रकार उनका एफर्ट ने आगे जाके काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, और देश के अंदर काफ़ी सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि सरोजनी नायडू, उषा मेहता, जिन्होंने कांग्रेस रेडियो चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, इनके बारे में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है।
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसी प्रकार बेगम हज़रत महल भी 1857 के रिवोल्ट की ही एक कैरेक्टर हैं। अब अगर मैं आपको बता ही रहा हूँ अबाउट हर, बेगम हज़रत महल, तो बेगम हज़रत महल ने इंडिया के अंदर अवध नाम के क्षेत्र का अपने पति की मृत्यु के बाद, जो कि अवध के नवाब होते थे, वाजिद अली शाह जी, वाजिद अली शाह, उनकी मृत्यु के बाद कमान संभाली बेगम हज़रत महल, जिसमें इन्होंने सेना के साथ मिलकर लखनऊ को कैप्चर किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता था ब्रिटिशर्स का। लखनऊ को कैप्चर किया एंड वो अपने बेटे बिरजिस कादिर के तहत रखवा दिया, सौंप दिया उन्हें कि तुम इस टेरिटरी को रूल करो, अपने पिता के बिहाफ पे नवाब बन के। और ये सब इन्होंने सिंगल हैंडेडली नहीं, पूरी सेना की मदद से किया। पर हाँ, स्ट्रैटेजी के मामले में शी वॉज ए एक्सेलेंट स्ट्रैटेजिक पर्सन, स्ट्रैटेजिस्ट। रणनीति बनाने में अव्वल थी हैं। शी वॉज एक्सट्रीमली प्रोफाउंड इन हर एक्शंस। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर, शी इन हर एडमिनिस्ट्रेशन और अपने प्रशासन के अंदर हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भी संतुलन रखा। हिंदुओं को भी उतनी ही जगह दी जितनी मुस्लिम्स को दी। इसी प्रकार नवाब वाजिद अली शाह, मैं बता ही चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी प्रकार इन्होंने लखनऊ कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स से, और बिरजिस कादिर अपने बेटे को नवाब घोषित किया। खुद नहीं बनी, नवाब घोषित किया। एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली 1857 का रिवोल्ट खात्मा इनकी हार से हुआ। इन्हें अवध से भागना पड़ा टुवर्ड्स नेपाल, जहाँ पर नेपाल के राजा की शरण में रही हैं, राइट। बट जितना भी इनका टेन्योर था, जितना भी इनका टाइम पीरियड था, वो इंडिया के अंदर रिवोल्ट के दौरान ही गुजरा, राइट। अल्टीमेटली शी वॉज डिफीटेड, हर फोर्स वॉज डिफीटेड, ठीक है। स्ट्रैटेजिस्ट अच्छी थी, और इन्होंने, मैंने बताया, सेना के द्वारा लखनऊ को फिर से कैप्चर किया, और नेपाल में जाकर इन्होंने शरण, असाइलम, शी टुक असाइलम इन नेपाल, शी टुक रिफ्यूज इन नेपाल अंडर द नेपाली किंग। जस्ट लाइक दैट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारत की, शी इज कंसिडर्ड मदर ऑफ रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा। दिल्ली में इनके नाम से भीकाजी कामा पैलेस जगह भी है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। मैडम भीकाजी कामा को क्रांति की माता भी कहा जाता है। शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा सर, इनका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पहली बात तो इनकी जो किताब थी उसका नाम था वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत या वंदे मातरम। और 1907 के अंदर मैडम भीकाजी कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टटग्राट 1907 की इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई जर्मनी के अंदर, स्टटग्राट नाम के क्षेत्र में। वहां पे जाके भारतीय झंडे को फहराया, भारतीय झंडे को लहराया। आप जो इनके हाथ में झंडा देख रही हैं, जिस पे ये वंदे मातरम छपा है, ये भारतीय झंडा उस डेलीगेशन में ही जाके 1907
इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर फैलाया गया था। सर कहाँ पे? स्टटगार्ट जर्मनी, राइट। इसके बाद आप भी प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, इसको पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। इनकी पुस्तिका का नाम क्या था? सर इनकी पुस्तिका का नाम था, इनकी बुक का नाम था वंदे मातरम, और इन्होंने अपने फ्लैग के ऊपर भी उसी को इंस्क्राइब किया, उसी को इंस्क्राइब किया है। अब देख पाएंगे, ये देखिए वंदे मातरम। कहाँ हुआ था ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस? स्टटगार्ट के अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है, 1907। और इसको इन्होंने भारत के पहले नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे के तौर पे फैलाया। मैडम भीकाजी कामा फ्लैग, वंदे मातरम, मैडम भीकाजी कामा ने, ठीक है। प्लीज इस बात को याद रखिएगा। और मेजर इनका सारा फंक्शन फ्रांस के नाम से, एक नाम के एक देश से होता था, फ्रांस के अंदर से चलता था। और आप देख पाएंगे यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है कि क्यों यहाँ पे लोटस कमल का इस्तेमाल किया। अरे वो बीजेपी को नहीं प्रमोट कर रही थी इसलिए नहीं किया है, क्योंकि कमल की अपनी सिग्निफिकेंस है। लोटसेस, 8 लोटस का इस्तेमाल जो किया है, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। मैं ये नहीं बता रहा कि 8 लोटस क्या थे, क्यों थे, बस यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता रखी है, लिखी हुई है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट टू यू। मैडम भीकाजी कामा। और सर इसके अलावा इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मैंने बताया भारतीय क्रांति की राजमाता कहा जाता है इनको। भीकाजी कामा ने फ्रांस से, ये आपके पारसी लेडी थी, पारसी थी, शी वॉज इंडियन। गलती से ये भी मत सोच लेना कि इंडियन नहीं थी, ये पारसी थी। ये हमारे बहुत ही फेमस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इकोनॉमिक क्रिटिक के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले दादा भाई नावरोजी, दादा भाई नावरोजी की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी थी। दादा भाई नावरोजी की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक इनका रोल है। शी वॉज असिस्टेंट दादा भाई नावरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इनके काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। इन्होंने इंडिया से बाहर इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ी रही। इंडियन हाउस लंदन के अंदर भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एंड अल्टीमेटली ये इनका रोल था, राइट। ऐसे ही एनी बेसेंट, एक और विमेन एग्जाम्पल है हमारे पास। एनी बेसेंट आयरलैंड की एक लेडी थी, आयरिश लेडी थी। एनी बेसेंट ने इंडिया के अंदर इनकी आने की शुरुआत हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी कैलकटा के अंदर ओपन करी गई थी, कलकत्ता के अंदर और मद्रास के अंदर, जिसमें मद्रास इनका हेड ऑफिस था। अडयार नाम का क्षेत्र मद्रास के अंदर, अडयार मैं लिख देता हूं, मद्रास, अडयार, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वॉज शी द फाउंडर? क्या इन्होंने ही खोजा था थियोसॉफिकल सोसाइटी को? इसका जवाब है नो, इन्होंने नहीं खोजा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी
थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंड बाय मैडम ऑलकट, मैडम ब्लवत्स्की एंड ऑलकट, कर्नल ऑलकट। इन्होंने इंडिया में नहीं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसको ओपन किया था, जिसको इंडिया में प्रमोट करने के लिए एनी बेसेंट ने कार्य करे। मैडम ब्लवात्स्की जूइश लेडी, जूइश थी, एंड कर्नल ऑलकॉट, ये थे फाउंडर। और फाउंड किया था इन्होंने अमेरिका, यूएसए के अंदर। अब सर एक संस्था बनाई गई है तो किस कार्य से बनाई गई? कुछ काम भी है या नहीं है? काम तो बिल्कुल था इसका, एंड प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस व्हाट इट्स रोल वाज। आई एम टेलिंग यू कि इसका क्या कार्य था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया के जितने भी एंशिएंट रिलीजन्स हैं, इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया के, जैसे हिंदुइज्म, जैसे जुडाइज्म, जूइश जो होते हैं हमारे, आयरिश, इजराइल के लोग, जूइश लोग, जूइश, जिसको जुडाइज्म कहते हैं। इसी प्रकार हिंदुइज्म, इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी, जो 2-2, 2,500 साल पुराने धर्म हैं, एंशिएंट रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इन रिलीजन को एंशिएंट रिलीजन को स्टडी करना, इनके फिलोसॉफी को समझना, इसलिए बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। पर इंडिया के अंदर आके ये पॉलिटिक्स के अंदर जुड़ी। इंडिया के अंदर आके इन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल एफर्ट्स करे, और एनी बेसेंट होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक की मदद से इन्होंने होम रूल लीग बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होम रूल लीग क्रिएट करने में, जिसमें ये अकेली नहीं थी। बॉम्बे के अंदर बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे का एरिया संभाल रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट ब्रेस्ट ऑफ इंडिया का, भारत के बाकी क्षेत्रों का, भारत के बाकी क्षेत्र संभाल रही थी, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सारी स्टोरी का ये है कि इन्होंने शुरुआत इंडिया में एक सोशल रिफॉर्म से करी, एक रिलीजियस रिफॉर्म से करी, पर वो स्प्रेड होकर पॉलिटिकल रिफॉर्म में तब्दील हुआ इनके द्वारा अलग तरीके से। ये लेबर, श्रमिक, वर्कर्स जो होते हैं हमारे, स्ट्राइक लीडर्स, मतलब जो वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, और रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक भी बनी। होम रूल लीग की स्थापना भी करी इंडिया के अंदर। और होम रूल लीग का रोल ये था कि होम रूल, आयरिश होम रूल लीग, आयरलैंड के अंदर जैसे होम रूल लीग बन गई थी, क्योंकि आयरलैंड भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी होता था, जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, राइट। सो आयरलैंड एंड ब्रिटेन, उनका भी वही संबंध था जो कि भारत और ब्रिटेन का था। आयरलैंड उनका एक उपनिवेश होता था, एक उपनिवेश होता था, ठीक है। ये प्लीज बात याद रखिएगा। जैसे मैं मैप में आपको दिखाऊं, मैं दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड। अरे ये है आयरलैंड, ये था यूके, इंग्लैंड। ये ऑरेंज, येलो, पर्पल एंड ग्रीन, ये पूरा यूके है अभी भी। आयरलैंड इनका एक कंट्री था जो डिपेंडेंट था,
एंड अल्टीमेटली जैसे ये, क्योंकि ये खुद आयरिश मूल की व्यक्ति थी, लेडी थी, आयरलैंड से ही इनका संबंध था, आयरिश थी, इसलिए उसी तर्ज पे भारत के अंदर होम रूल लीग खोलना चाहती थी। तिलक साहब भी यही कहते थे, क्योंकि तिलक साहब का तो नारा ही ये था कि स्वराज चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनका तो नारा ही ये था कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, उनका तो नारा ही यही था। तो इन दोनों के जब माइंड्स मीट हुए, तब जाके इन्होंने इंडिया के अंदर होम रूल लीग शुरू करा। बाल गंगाधर तिलक की कुछ कंपल्जन्स थी कि वो बॉम्बे से बाहर, महाराष्ट्र से बाहर, पूना और इन सारे इलाकों में, बॉम्बे के अंदर नहीं जा सकते। तो इनका लिमिटेड ही रोल रहा, बॉम्बे के अंदर नहीं जा सकते। तो जिन जिन क्षेत्रों के अंदर दोनों होम रूल लीग ने एरिया डिवाइड कर दिए, होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड बेसेंट, उन सब ने एरियाज डिवाइड कर लिया अपने पहले कि भारत का कुछ हिस्सा हम रखेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने पुणे, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, कुछ पार्ट कर्नाटका का अपने पास रखा, बाकी पार्ट एनी बेसेंट ने संभाला, बाकी इंडिया का। ये आपका इससे एनी बेसेंट का एक कंट्रीब्यूशन था। कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हैं एंड शी वाज द फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कि एक विमेन थी, फीमेल थी। 1917 कैलकाटा सेशन, राइट, 1917 कैलकाटा सेशन। सर इसके बाद एक और हैं लेडी जिनका नाम है सरोजनी नायडू। वो इंडिया की फर्स्ट इंडियन लेडी थी, फर्स्ट इंडियन लेडी थी। ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है। एंड सरोजनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, 1925 के अंदर कानपुर के अंदर बनी। कानपुर सेशन आईएनसी का, वो पहली भारतीय महिला है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है पहली महिला कौन है, तो वो एनी बेसेंट है। और पहली भारतीय महिला कौन है, वो है आपकी सरोजनी नायडू। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जैसे कि कॉमन व्हील, राइट, एनी बेसेंट रोट बुक्स, जैसे कि कॉमन व्हील हो गई, राइट, एक ये बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। अब इसी प्रकार इनके काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहे, हालांकि ज़्यादा जी नहीं पाई। होम रूल लीग इनका एक लास्ट एफर्ट था, जिसके अंदर इनको अरेस्ट भी होना पड़ा, पर अल्टीमेटली शी वॉज सेंट अवे। उनको जेल से बाहर निकाल दिया अंग्रेज़ों ने, राइट। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर भी था, कॉमनवेल्थ नाम की बुक भी थी। इनके एसोसिएट्स थे बीपी वाडिया एंड जॉर्ज अरुणडेल। इन पे भी कभी ना कभी कुछ यूपीएससी पूछ सकती है। वाडिया साहब और अरुणडेल, ये इनके एसोसिएट्स थे। ठीक है, और हमारा बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एनी बेसेंट ने योगदान दिया था। एनी बेसेंट ने BHU की स्थापना में कई जगहों पे कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय से अधिक योगदान तो इनका था। मदन मोहन मालवीय जी ने और एनी बेसेंट जी ने
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी? बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर, BHU। BHU। इसी प्रकार सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने बोला। सरोजिनी नायडू जी से सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई बात यह है कि इन्होंने हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गांधी जी के। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी जुड़ी 1920s में। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी जुड़ी। NCM में, CDM में, और इसी प्रकार क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने योगदान दिया। भारत की किसी भी राज्य की पहली गवर्नर बनने वाली पहली लेडी थी ये, किसी भी राज्य की गवर्नर। शी वॉज द फर्स्ट लेडी। ठीक है, ये प्रेरित थी गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्होंने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा। गोपाल कृष्ण गोखले इनको नेशनल मूवमेंट की तरफ जोड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले कोई छोटे आदमी नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस के आधे से ज़्यादा बड़े नामों को प्रेरित किया है। ये तो महात्मा गांधी जी आप जानते हैं ना, उनको भारत में लाने का एक योगदान गोपाल कृष्ण गोखले साहब का भी था, GK गोखले साहब का। गांधी जी अपना गुरु मानते थे इन्हें। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे और इकोनॉमिक क्रिटिक थे, बहुत बड़े अंग्रेज़ों के आर्थिक आलोचना करते थे। ब्रिटिशर्स के बजट के बारे में प्रॉपर एक विवरण देते थे, एक डिस्क्रिप्शन देते थे, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, डिस्क्रिप्शन देते थे। सरोजिनी नायडू पहली लेडी बनी जो कि, और पहली भारतीय लेडी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट के तौर पे, और पहली लेडी किसी भी प्रांत की गवर्नर बनने वाली। सरोजिनी नायडू गवर्नर, पहली किसी प्रांत की गवर्नर बनी। दोस्तों ऐसे ही अब हमने कुछ लिमिटेड विमेन की बात करी कि उनका क्या रोल रहा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ की बात नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कि मेन हेडिंग है इस टॉपिक का, जो कि इंडिया के अंदर अभी तक आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई लेडीज़ देखी हैं, पर कौन सी ऐसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, महिला संगठन थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर फीमेल्स को आगे बढ़ने के लिए कार्य किया। देखिए सबसे ज़्यादा फेमस आपकी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है, जिनका ज़्यादा नाम फेमस नहीं है, पर हाँ इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने ज़रूर प्ले किया है। सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हुए इंडिया के अंदर देखेंगे आर्य महिला समाज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखने वाले हैं आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज पंडिता रामाबाई ने शुरू किया था पुणे के अंदर। आजकल इनके कुछ टाइम पहले इनके बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ आ रहा था, पंडिता रामाबाई के बारे में, कि कैसे ये एक इनको पंडिता का टैग मिला। पंडिता रामाबाई, शास्त्रार्थ होता है, बैटल होती है शास्त्र के ज्ञान के बारे में, आपस में कंपटीशन होता है, उसमें ये जीती थी और इस वजह से इन्हें पंडिता की उपाधि मिली। राइट, पंडिता की उपाधि मिली। और पंडिता रामाबाई जी का जो आर्य महिला समाज है,
ये आर्य समाज जो स्वामी विवेकानंद ने खोला है उससे बिल्कुल किसी तौर पे कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। प्लीज ये याद रखिएगा, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। इन्होंने आर्य महिला समाज और शारदा सदन जैसे शारदा सदन चौपाटी मुंबई के अंदर खोला गया था और ऑब्जेक्टिव था शारदा सदन का टू एजुकेट विमेन, महिलाओं को पढ़ाने के लिए। चौपाटी मुंबई के अंदर चौपाटी है ना, वहाँ पे शारदा सदन खोला था। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और पंडिता रामाबाई पे जितना मुझे याद है आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ रखा है, हम एक बार क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसके लिए ईपीएफओ एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ रखा है, इसलिए पंडिता रामाबाई, उनका शारदा सदन, शारदा भी कह सकते हैं, शारदा भी कह सकते हैं, जो मुंबई के अंदर है, उनका आर्य महिला समाज पुणे के अंदर, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी जिनका ऑब्जेक्टिव था विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, महिलाओं की शिक्षा को, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज खत्म करना, और इसी प्रकार जितनी भी विमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी उनको रोकना, और उसके लिए विमेन को एजुकेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो ये पंडिता रामाबाई, शारदा सदन, आर्य महिला समाज, इनकी दो इम्पॉर्टेंट संस्था थी हिंदू विमेन के लिए। विडोज को भी, जो विधवाएं होती थी महिला, उनको भी शामिल करती थी, ठीक है। इनके बाद इंडिया के अंदर जो फीमेल विमेन यूनिवर्सिटी बनाने में D.K. कार्वे, धोंदू केशव कार्वे, जिन्होंने विमेन, इनके ऊपर भी आपके ईपीएफओ को एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। अब देख रहे हैं कितना लोडेड टॉपिक था ये, कि भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए। धोंदू केशव कार्वे, D.K. कार्वे, फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी खोलने का योगदान इनको मिलता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर फीमेल, D.K. कार्वे जी को, धोंदू केशव कार्वे। इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में ये आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने SNDT कॉलेज के नाम से कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी, SNDT विमेन्स यूनिवर्सिटी। फर्स्ट फीमेल्स के लिए यूनिवर्सिटी थी, इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। धोंदू केशव कार्वे जी, भारत रत्न धोंदू केशव कार्वे जी, 1916। आपने पंडिता रामाबाई देखा, D.K. कार्वे देखा, पंडिता रामाबाई की तरह ही रामाबाई रानाडे, ये भी एक महिला थी। रामाबाई रानाडे, जस्टिस रानाडे की वाइफ, रामाबाई रानाडे ने भी इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए एफर्ट्स किए। एक एफर्ट उनका एजुकेशन, फीमेल की एजुकेशन को स्पेसिफिक फोकस करके हुए, एक मेन चीज़ इस टाइम पे जो उनकी तरफ से करी गई थी वो ये था सोशल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की एक संस्था होती थी सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि इनके पति ने ही खोली थी, बनाई गई थी कांग्रेस के अंदर, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा, राइट। SNDT यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं आप, कहाँ पे ओपन करी गई थी, राइट, SNDT, राइट, पुणे के अंदर थी।
SNDT यूनिवर्सिटी पुणे, पुणे, ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर, और सॉरी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र तो ऑब्वियसली मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर बहुत फेमस है मुंबई के अंदर, श्रीमती नाठीबाई दामोदर ठाकर से यूनिवर्सिटी, राइट, प्लीज याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, रामाबाई रानडे। रामाबाई रानडे के कौन एफर्ट्स अब मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज फोकस हेयर। रामाबाई रानडे ने वीमेन कॉन्फ्रेंस, महिलाओं के लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाई, सोशल कॉन्फ्रेंस खोलने की कोशिश करी। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर विमेन को भारतीय महिला परिषद के नाम से एक संस्था देने का था। पहली भारतीय महिला परिषद बंबई के अंदर हुई थी, और ये आर्य महिला समाज के अंदर नहीं हुई है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय महिला परिषद आपका पंडिता रामाबाई जी ने कंडक्ट करवाया था, राइट, पंडिता रामाबाई जी ने। इसके बाद इनकी जो हस्बैंड की नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर इन्होंने अपने एफर्ट्स को जोड़ा था ताकि कंबाइंड एफर्ट से दोनों मिलकर सोसाइटी के डेवलपमेंट, स्पेशली चाइल्ड मैरिज, सती, अनटचेबिलिटी, फीमेल रीमैरिज, इन सब चीज़ों के खिलाफ बोला जा सके, इन सब के खिलाफ बोला जा सके, ठीक है। ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव थे। इसी टाइम पे एक पारसी सोशल रिफॉर्मर होते थे BM मालाबारी। उन्होंने महिलाओं के लिए जो वर्किंग लेडीज होती हैं, नर्सेज होती हैं, सिस्टर कहते हैं ना हॉस्पिटल में, उनके लिए हॉस्टल बनाने की बात करी थी, जिसको सेवा सदन के तौर पे कहा गया। यह शारदा सदन अलग था, BM मालबारी जी का सेवा सदन अलग था, जिसके अंदर इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, सेवा सदन। और ये किस लिए था? वर्किंग वुमेन के लिए। और कौन सी वर्किंग वुमेन पे फोकस किया गया था? नर्सेस के ऊपर, नर्सेस के ऊपर, नर्स, ठीक है। इसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पंडिता रामाबाई रानडे जी का। अब इसके बाद ऐसे ही अब आप कितनी ऑर्गेनाइजेशंस देख चुके हैं, पर कोई अभी आपको नेशनल लेवल पे नहीं दिख रही, ज़्यादातर ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है, ये ज़्यादातर रीजनल लेवल पे है। अब ऐसे ही विमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि विमेन की कंडीशंस के लिए बेहतर करने के लिए काम कर रही थी, इसी डायरेक्शन में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस थी, 1927 में खोली गई थी। फर्स्ट विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव, इसके कौन कौन मेंबर्स थे? ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, हु ऑल वर दी मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। पहली बात तो 1927 में बनाया गया था। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजिन्स के नाम पे इसकी फाउंडर का नाम था, मार्गरेट कजिन्स। मार्गरेट कजिन्स, और ये एनजीओ थी जो कि 1927 में खोली गई है विमेन रिलेटेड इश्यूज को टैकल करने के लिए। इसी दौरान मेडिकल कॉलेजेस खोले गए इंडिया के अंदर ताकि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ताकि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ये है मार्गरेट कजिन्स जी, याद रखिएगा इनका नाम, जिन्होंने 1927 में AIWC फॉर्म करने में अपना योगदान दिया। अब AIWC सर बन तो गई है,
कहाँ बनी है सर? पुणे के अंदर। पुणे, पुणे महाराष्ट्र। सर पुणे के अंदर इतना क्यों बन रही है? पूरे एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है, और ये एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर की गई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1930 के अंदर। अब हमारे देश में कानून पास हुआ महिलाओं की बेहतरी के लिए, जिसका नाम है शारदा एक्ट, क्योंकि इनका काम ही था विमेन और चिल्ड्रन की कंडीशंस को बेहतर करने का, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसके अंदर शारदा एक्ट के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र की बच्चियों को शादी करने की अनुमति नहीं दी सरकार ने। मतलब दोज हु आर द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, गर्ल्स बेसिकली, गर्ल चाइल्ड, उनकी शादी नहीं होगी, और पुरुष जो बॉयज़ हैं 18 साल से पहले नहीं होगी। ये ऑब्जेक्टिव था शारदा एक्ट का या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट का, रिस्ट्रेंट एक्ट का, ठीक है, जिसको चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तौर पर जाना गया। 1930 में पास हुआ, इसी को शारदा एक्ट कहा गया, शारदा एक्ट कहा गया, ठीक है, जिसमें गर्ल्स की 14 हो गई। सर इससे पहले कितनी थी? 1930 से पहले ये 12 थी। नहीं, विलियम बेंटिंग तो 1833 में थे। कृष्णप्रिया, ये 1930, आप बिल्कुल 100 साल का गैप कर रहे हो यार, ऐसे तो ना बोलो। विलियम बेंटिक नहीं थे। वाइसरॉय इन इंडिया ड्यूरिंग शारदा एक्ट 1930 में, इंडिया के वाइसरॉय अरविन थे, लॉर्ड अरविन। इंडिया के वाइसरॉय। गर्ल्स की 14, बॉयज की 18, जो कि पहले गर्ल्स के लिए 12 होती थी। 1930 शारदा एक्ट, मार्गरेट कजिन्स और उनका ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस का इसमें योगदान था। इसी के साथ साथ नेशनल काउंसिल फॉर विमेन, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अंदर आपका मैंने बताया नेशनल काउंसिल फॉर विमेन। नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन में सारी एजुकेटेड हायर क्लास लेडीज होती थी। ऐसे ही ऑल इंडिया विमेन यूनियन 1932 में बनाई गई, और बंगाल विमेन यूनियन, ऑल इंडिया विमेन यूनियन। पर ये सारी ऐसी बॉडीज थी जो कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर्ड थी, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर्ड थी। प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी सारी हुई, ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर, प्रांतों के अंदर काफ़ी सारी बनी, जैसे डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, इन्होंने मद्रास के अंदर काफ़ी मूवमेंट चलाए फीमेल इम्प्रूवमेंट के, फीमेल कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर विमेन, ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएं चली, पर सबसे प्रोमिनेंट वाली मैंने आपको बताया ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने विमेन की कंडीशंस को बेहतर करने का कार्य किया, महिलाओं के सिचुएशन को बेहतर करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, एजुकेशन को प्रमोट किया ज़्यादा से ज़्यादा। ये इनका एक रोल था मेन। दोस्तों, हमने आज विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करी है इस क्लास के अंदर। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप अगर जानकारी चाहते हैं हमारे यूपीएससी ईपीएफओ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में, उससे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज़। 2017 की यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा का सवाल है ये, के बारे में बात। 2017 यूपीएससी ईपीएफओ क्वेश्चन दिस इज, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। And those who are watching the session, please do like the session also. आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबसे मेरा एक जी रिक्वेस्ट है। रीना मेहता, मैंने बताया था बिफोर शारदा एक्ट बॉयज़ मैरिज की, अच्छा बॉयज़ का नहीं बताया ना,
बॉयज मैरिज एज बिफोर शारदा एक्ट was 16, was for boys it was 14. फिर वो उसको 18 करा था, और अब 18 से बढ़ाकर, देखो मैं बता देता हूँ लिख के, पहले 12 था, 12 से के बाद पहले आया था आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट। उस दौरान गर्ल्स के लिए 12 होती थी एज। शारदा एक्ट के बाद 14 हुई, और आज़ाद भारत में इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे आप 18 देखते हैं फॉर गर्ल्स। फॉर बॉयज इट वाज इनिशियली 14, लेटर ऑन 18, एज ऑफ कंसेंट से 14, शारदा एक्ट से 18, और लास्टली अभी है 21। और अब महिलाओं की भी 21 करने की बात करी जा रही है, या बॉयज़ की 18 करने की बात करी जा रही है, ताकि इक्वालिटी क्रिएट हो। ये क्या अलग अलग एज बना रखा है? मतलब क्या ऐसा क्या है गर्ल्स जो 18 में दे आर रेडी टू बी मैरिड ऑफ? इक्वालिटी क्रिएट करो ना, ये तो यूजलेस है, सिली पॉइंट है। तो इस पर भी बात चल रही है, ठीक है। यस पंडिता रामाबाई, यस एग्जैक्टली करेक्ट, यूपीएससी या ईपीएफओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, और रामाबाई रानडे जी के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। शुक्रिया आप सबका। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और सेशन के अंदर आप सब लोगों के साथ। यार स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दैट इज द की, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया ज्योति त्रिपाठी, सनोबर फातिमा, शुक्रिया आपका। एस शुक्ला, रीना, तरुण, कृष्णप्रिया, आकांक्षा, Shruti, thank you. And Shruti, I try to speak in English as much as I can. I try to accommodate you also, because I think you are from southern part of the country where Hindi is not so prevalent, right? So what I'm trying to say, because these sessions are bilingual in nature, then I have to cater to the audience who want the class to be in Hindi also, no? So please, no harm done. I'm sorry if in case you want the classes to be in English and I speak in Hindi. I try to accommodate you as much as possible by talking in English also. बट आई एम रियली सॉरी इफ़ यू फील दैट वे, राइट। आपने थैंक्स बोला है, बट फिर भी मुझे पता है एक स्टूडेंट के लिए जो भाषा में वो सुनना चाहते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड टोटली। सो सी इन फ्यूचर सेशंस विल बी, आई विल कीप देम इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट, ऑल्दो द कोर्स इज बोथ इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट, हिंदी इंग्लिश बोथ। दैट्स वाई, राइट, दैट्स वाई वी एंश्योर दैट हिंदी पीपल शुड नॉट बी एट अ हार्म, दैट्स वाई, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश के लिए भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। चलिए, थैंक यू कृष्ण प्रिया, थैंक यू श्रुति, ज्योति जी, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो गुड बाय, गुड लक, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। विल सी ईच अदर वेरी सून। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड, टेक केयर।